हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब बढ़िया? मैं आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो देखो, अब तक तुमने 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एक तो कल ने जो पिछले दिन पढ़ी थी वो पढ़ी थी विलोपन अभिक्रिया। क्या पढ़ी? विलोपन अभिक्रिया। और उससे पहले पढ़ी थी आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने 10 एग्जाम्पल और 11वां मैंने ब्रुटज अभिक्रिया, सॉरी ब्रुटज नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के बारे में मैंने उसमें एग्जाम्पल भी कराए। उसमें एक याद रखना है आपको अच्छी तरह से, एन प्रोपिल क्लोराइड वाला। जब बेंजीन की अभिक्रिया एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है। वो थोड़ा क्या है ना, अलग है, कि उसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। निर्माण तो 1 डिग्री का होता है लेकिन परिवर्तित 2 डिग्री कार्बोकैटायन में करते हैं। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो अधिक स्थायी रहता है 1 डिग्री की तुलना में, 1 डिग्री की तुलना में। इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल बनता है। और स्टेबल कार्बोकैटायन तब बनता है फिर नाभिक स्नेही के और बेंजीन का उस पर क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। और क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन का क्या किया, निर्माण किया था हमने। क्या किया बच्चों? निर्माण किया था। कल हमने पढ़ी थी विलोपन अभिक्रिया। क्या पढ़ी बच्चों? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH, क्या एल्कोहलिक, एल्कोहलिक में C2H5OH भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम एल्कोहलिक नहीं लेते हैं, जलीय KOH या जलीय NaOH लेते हैं। जलीय KOH या जलीय NaOH लेते हैं और OH ही क्या हो जाता है, वहाँ जुड़ जाता है। अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्कोहल बनता है, जबकि विलोपन अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चों? एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। आज नेक्स्ट इसी श्रृंखला में चलते हुए नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। कौन सी है बच्चों? धातुओं के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अर्थात एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अभिक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और क्या उत्पाद बनता है, क्या उत्पाद बनता है। तो सबसे पहले मैं अभिक्रिया की बात करता हूं। जो पहली अभिक्रिया है इसमें वो है बुर्ज अभिक्रिया या ब्रुटज अभिक्रिया। कैसी है, कौन सी है बच्चों? बुर्ज या ब्रुटज अभिक्रिया। बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, या इसी को बोल दूं मैं किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ या सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया को बोल दूं मैं कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो भाई, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया किसकी कराते हैं? एल्किल हैलाइड की। किसकी कराते हैं? एल्किल हैलाइड की। जब सोडियम, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ बच्चों? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैं इसको कलर चेंज करता हूं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, किसके? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? ये देखो क्या निकला यहां से, 2NaX
क्या निकला 2NaX। और किसका फॉर्मेशन हुआ R और R अर्थात एल्केन। किसका फॉर्मेशन हुआ एल्केन। और एल्केन भी कैसी उच्चतर एल्केन। कैसी बच्चों उच्चतर एल्केन। उच्चतर एल्केन क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ बताइए यहाँ एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की संख्या 1 मान रहा हूं तो यहाँ कितनी प्राप्त हो रही है एल्केन में 2 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है 2। तो ये क्या है यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या है बच्चों एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने किससे की इस सोडियम धातु या सोडियम मेटल के साथ की है और किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और किसका निर्माण होता है एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों एल्केन का निर्माण होता है। ये NaX निकलेगा। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के बारे में आप देखोगे CH3 CH2 और ये Cl और इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया और यहां पर भी क्या है Cl CH2 और CH3। तो ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखो एल्किल हैलाइड के कितने मोल उपयोग में आ रहे हैं 2 मोल। एल्किल हैलाइड के कितने मोल उपयोग में आ रहे हैं 2 मोल। अर्थात यहां पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल क्रिया करते हैं। कितने मोल एल्किल हैलाइड के 2 मोल क्रिया करते हैं। सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड के 2 मोल क्रिया करते हैं। और किसका निर्माण होता है देखो सबसे पहले किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में फिर किसका निर्माण हो रहा है देखो N ब्यूटेन का। किसका बच्चों N ब्यूटेन का। किसका N ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2 CH3 और क्या निकला 2NaCl। क्या बाहर निकला 2NaCl बाहर निकला। क्या बाहर निकला बच्चों 2NaCl बाहर निकला। अर्थात इससे उच्चतर एल्केन हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों उच्चतर एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं CH3 CH2 CH CH3 और Cl। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसके साथ सोडियम धातु के साथ। और इसके 2 मोल ले रहे हैं हम एल्किल हैलाइड के। कितने मोल ले रहे हैं 2 मोल। तो CH3 CH2 CH3 क्या है ये CH3। तो एक चीज देखिए किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या बाहर निकला 2NaCl। क्या बाहर निकला क्या बाहर निकला 2NaCl। और किसका निर्माण हो रहा है देखो CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 और CH3। क्या है ये नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 पर क्या हो रहा है डाईमेथिल। तो मैं बोल सकता हूं 3 4 डाईमेथिल। और कार्बन एटम की संख्या कितनी है 6। तो 3 4 डाईमेथिल क्या है हेक्सेन। और साथ में क्या निकलेगा 2NaCl। क्या बाहर निकला 2NaCl। तो दोबारा से समझेंगे। दोबारा से क्या समझेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो उच्चतर एल्केनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों उच्चतर एल्केनों का निर्माण होता है। और यहाँ इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें जैसे हमने क्या लिया एथिल क्लोराइड 2 कार्बन के लिए एथ और एल किसके लिए एक संयुक्ता फ्री के लिए और ये क्या है Cl। तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। किसकी एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर। तो किसका निर्माण होता है N ब्यूटेन। यहाँ ध्यान रखना एल्किल हैलाइड के 2 मोल क्या लिए जाते हैं काम में लिए जाते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें एल्किल हैलाइड के कितने मोल उपयोग में लिए जाते हैं 2 मोल उपयोग में लिए जाते हैं। फिर मैं इस नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इसकी क्या नाम हो गया इसका 1 2 3 4। तो 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया बच्चों 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 क्लोरोब्यूटेन
ब्यूटेन, क्या है नाम बच्चों, 2 क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन का निर्माण होता है। इसका मैं नाम लिखूं 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहां मैं आपको बताऊं कि यहां पर तो हमने समान एल्किल हैलाइड लिए हैं। क्या लिए हैं, समान एल्किल हैलाइड। यदि मैं दोनों एल्किल हैलाइडों को भिन्न भिन्न ले लूं, यहां दोनों एल्किल हैलाइडों को भिन्न भिन्न ले लूं तो यहां पर उत्पाद के रूप में 3 एल्कीनों का जो मिश्रण है वो प्राप्त होता है। 3 संभावित एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। दोबारा से सुनेंगे, यहां पर तो हमने एल्किल हैलाइड दोनों समान लिए हैं। क्या लिए हैं, समान। यदि दोनों के एल्किल हैलाइड क्या ले लें, डिफरेंट ले लें तो उस स्थिति में एल्केनों के 3 संभावित मिश्रण प्राप्त होते हैं या 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, मैं अभी बता रहा हूं आपके लिए 3 उत्पाद कैसे प्राप्त होंगे। 3 संभावित उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो ये क्या RX और ये R' है। ये क्या है, R'। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं RX + 3R', मैंने संतुलित करने के लिए इसकी अभिक्रिया 6Na के साथ, 6Na के साथ, किसके साथ बच्चों, इसको मैं मिटा नहीं देता हूं, अलग ही कर देता हूं। यहां देखो ये एल्किल हैलाइड डिफरेंट हो गया, ये एल्किल हैलाइड डिफरेंट हो गया क्योंकि R' ही अलग है। इसकी अभिक्रिया यहां पर भी 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। सोडियम धातु के साथ करते हैं, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। तो और किसकी उपस्थिति में, वही कंडीशन आप जो पहले से ले रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर 3 एल्केनों का संभावित मिश्रण प्राप्त होता है। 3 एल्केनों का संभावित मिश्रण प्राप्त होता है और यहां पर ये क्या बाहर निकला, 6NaX या 3X और 3X, ये क्या हुआ 6NaX। तो देखो यहां तो ये एल्केन 2 और यहां पर एक ये और एक ये और यहां पर 2 एल्केन, तो 3 R' हैं, 3 R' हैं और 3 सादा एल्किल हैं, तो यहां भी 3 एल्किल हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। 3-मेथिल क्लोराइड रिएक्ट करता है। सबसे पहले मैं बीच में सोडियम को ले दूं जिससे आपको सरल पड़े, और फिर ये R', ये Cl, CH2, CH3, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर 3 में वैसे प्रदर्शित करने के लिए यहाँ करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ही लिख देता हूँ 3 CH3 CH2 Cl + 6Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में 3 मोल मेथिल क्लोराइड के, 3 मोल एथिल क्लोराइड के, दोनों क्या हो गए, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गए। किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में। क्या निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, यहाँ से 6 तो Na ये है और ये 3Cl ये है और 3Cl ये है, तो क्या निकलेगा 6NaCl। और उत्पाद के रूप में देखो क्या प्राप्त होगा। उत्पाद सबसे पहले तो मान लो 2 मेथिल का ही कॉम्बिनेशन हो जाए तो एथेन, क्या नाम होगा इसका, एथेन। और हो सकता है कि एक मेथिल हो और एक एथिल हो, क्या हो गया, एन प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों, एन प्रोपेन। हो सकता है कि दोनों ही एथिल कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों एथिल का कॉम्बिनेशन हो जाए, इसका नाम है एन ब्यूटेन। और क्या बाहर निकलेगा, 6NaCl। क्या बाहर निकलेगा, 6NaCl। तो दोबारा से सुनेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है
तो उच्चतर एल्केनों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 मोल काम में लिए जाते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइडों के दोनों मोल अलग अलग हों, अर्थात दोनों में एल्किल ग्रुप क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उस स्थिति में 3 संभावित उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। 3 संभावित उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसलिए 3 संभावित उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। और ऐसा अभिक्रिया को हम किस नाम से जाने जाते हैं? बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं रिएक्शन की। मेटल की रिएक्शन चल रही है और इसमें पहली हो गई बुर्ज अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, और एल्किल हैलाइड चैप्टर का नाम है, इसलिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होंगी। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड की तो रिएक्शन चलेंगे, और किसके साथ की है मैंने? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। अब देखो किसकी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कौन सी धातु के साथ? लिथियम धातु के साथ। किसके साथ बच्चों? सेकंड की मैं बात करता हूं, लिथियम धातु के साथ। लिथियम धातु के साथ, लिथियम धातु के साथ कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। कैसे? देखो, ये एथिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ कराएं। किसके साथ? लिथियम धातु के, और वो ही ईथरीय विलयन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों? ईथरीय विलयन की उपस्थिति में। दोबारा देखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ ईथरीय विलयन की उपस्थिति में कराते हैं, ईथरीय विलयन की उपस्थिति में कराते हैं, तो कार्बधात्विक यौगिकों का या एल्किल लिथियम यौगिकों का निर्माण होता है। एल्किल लिथियम यौगिकों का निर्माण होता है। देखो यहां से क्या निकला? ये यहां से LiBr बाहर निकला। क्या निकला बच्चों? LiBr। और क्या बना प्रोडक्ट? देखो CH3 CH2 और Li, CH3 CH2 और Li, और ये क्या है? एल्किल ग्रुप। मैं प्रदर्शित करता हूं RLi से। क्या हो गया ये? RLi। और RLi को बोला जाता है सुपर ग्रिन्यार अभिकर्मक। क्या बोला जाता है बच्चों? सुपर ग्रिन्यार अभिकर्मक। और इसका जो नाम है, साधारण नाम एथिल लिथियम। क्या नाम है बच्चों? एथिल लिथियम। और एथिल लिथियम क्या है? ये कार्बधात्विक यौगिक है। क्या है बच्चों? कार्बधात्विक यौगिक है। और कार्बधात्विक जो यौगिक है इसी को कहा जाता है, इसको एथिल लिथियम को या एल्किल लिथियम को सुपर ग्रिन्यार अभिकर्मक, अर्थात ग्रिन्यार का बाप। क्या है? ग्रिन्यार का बाप, सुपर ग्रिन्यार अभिकर्मक। क्या है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ ईथरीय विलयन की उपस्थिति में की जाती है तो एथिल लिथियम का निर्माण होता है। एथिल लिथियम का निर्माण होता है या कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूं, CH3 CH2 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 और Li, CH3 CH2 CH2 और Li, सॉरी Br। क्या है? Br। और इसकी अभिक्रिया वही लिथियम धातु के साथ। किसके साथ? लिथियम धातु के साथ। और विलयन कौन सा? ईथरीय विलयन की उपस्थिति में। कौन से विलयन की उपस्थिति में? ईथरीय विलयन की उपस्थिति में कराते हैं। तो उस स्थिति में ब्यूटिल लिथियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्यूटिल लिथियम का निर्माण। देखो CH3 CH2 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 और Li, और क्या बाहर निकला? LiBr। क्या बाहर निकला बच्चों? इसका नाम है N ब्यूटिल लिथियम। N ब्यूटिल लिथियम। तो दोबारा से सुनेंगे, ये क्या है? N ब्यूटिल ब्रोमाइड,
जब एन ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ ईथर विलयन की उपस्थिति में की जाती है तो एन ब्यूटिल लिथियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एन ब्यूटिल लिथियम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ी? बुर्ज अभिक्रिया, उसके बाद क्या पढ़ी? लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट में पढ़ता हूँ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो सोडियम धातु, सॉरी सोडियम नहीं, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। और जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण? डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। नेक्स्ट में बात करता हूं जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। थर्ड, जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं। ये एल्किल हैलाइड है, सॉरी क्या है? एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं, जिंक धातु के साथ कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। और इसी को डाई एल्किल जिंक को अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, जिसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। देखो कैसे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? जिंक धातु के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? जिंक धातु के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है बच्चों? जिंक धातु के साथ की जाती है। तो देखो जिंक धातु के साथ करते हैं। किसके साथ? जिंक धातु के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है? डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। और ये क्या बाहर निकल गया? ZnX2। ये जिंक एक और एक, दो एक्स के साथ मिलकर क्या निकला? ZnX2। और इसको बोलते हैं डाई एल्किल जिंक। क्या बोलते हैं बच्चों? डाई एल्किल जिंक। और डाई एल्किल जिंक का एक अन्य नाम है फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या नाम है बच्चों? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। देखो ये मैथिल क्लोराइड और ये Zn और ये Zn और इधर क्या ले लूँ? CH3Cl। तो दो मॉलिक्यूल तो इसके किसके? एल्किल हैलाइड के। किसके? एल्किल हैलाइड के। और जिंक के क्या है? दो मॉलिक्यूल। अब इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये तो क्या बन गया? ZnCl2। क्या बन गया? ZnCl2। और ये क्या बन गया? CH3, ZnCH3। क्या बन गया? CH3, ZnCH3। और यहाँ बन गया ZnCl2। देखो क्या है? डाई मैथिल जिंक। क्या है बच्चों? डाई मैथिल जिंक। और इसी को बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 का ऑल ट्वाइस जिंक, CH3 का ऑल ट्वाइस जिंक। और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा 2CH3Br प्लस Zn प्लस 2Zn। तो क्या बना? डाई एथिल जिंक, सॉरी डाई मैथिल जिंक। और ये क्या बाहर निकला? ZnBr2। ये क्या हो गया? डाई मैथिल जिंक, डाई मैथिल जिंक। और इसी को बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। डाई मैथिल के दो मॉलिक्यूल, मैथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो डाई मैथिल जिंक का निर्माण होता है। और इसका एक अन्य नाम है, वो क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या है बच्चों? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो अब तक आपने 3 रिएक्शन पढ़ ली।
सबसे पहले सोडियम धातु के साथ, दूसरी लिथियम धातु के साथ, और लिथियम धातु के साथ कराते हैं सुपर गिरनार अवकर्मक बनता है। सोडियम धातु के साथ कराते हैं वोल्टेज अभिक्रिया संपन्न होती है, उच्चतर एल्केनों का निर्माण होता है और एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल काम में लिए जाते हैं। और सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो फ्रैंकलिन रिएजेंट का निर्माण होता है, अर्थात डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। तो देखो नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ देखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एक रिएजेंट का निर्माण होता है, और ये रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला रिएजेंट है। क्या रिएजेंट है? यह है ग्रिन्यार ग्रिनगार्ड अभिकर्मक। ग्रिन्यार ग्रिनगार्ड अभिकर्मक। दोबारा से सुनेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो ग्रिन्यार अभिकर्मक या RMGX का निर्माण होता है। ग्रिन्यार अभिकर्मक या RMGX का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, ये ग्रिन्यार अभिकर्मक एक तो बेस की तरह भी व्यवहार करता है, क्षार की तरह। यदि सामने वाले किसी भी यौगिक के पास है, प्रजाति के पास धनायन है, H+ है, तो ये क्या करता है? H+ ले लेता है और एल्केन का निर्माण करता है। किसका निर्माण? एल्केन का निर्माण, अर्थात ये R- देता है। और यदि उसके पास H+ नहीं है तो ये R- के रूप में क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। या तो उसके पास H+ हो, या तो उसके पास H+ हो। जैसे ईथर एल्कोहल है, इसके पास H+ है, तो क्या करेगा? H+ लेगा और एल्केन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एल्केन का। अर्थात मैं बोल सकता हूं वे यौगिक जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित होता है, सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यह जो ग्रिन्यार अभिकर्मक है इन एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। और यदि उनके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करता है? ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये R- के रूप में अटैक कर देता है, अर्थात नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण कर देता है। और इसका उपयोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही अधिकतर उपयोग किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड क्या है? ये RMGX मिश्रित हैलाइड है। कैसा हैलाइड है? मिश्रित हैलाइड। क्यों है मिश्रित हैलाइड? कि ये R- के रूप में देता है, और R- के रूप में दे करके आपको पता है जब R- देगा तो नाभिक स्नेही की तरह क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है बच्चों? नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण करता है। तो अभी तक आपने 3 रिएक्शन पढ़ ली, 4 रिएक्शन पढ़ ली, 4 रिएक्शन पढ़ ली। चौथी रिएक्शन है कि सबसे पहले मैंने कराई थी सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ बुर्ज अभिक्रिया संपन्न होती है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। दूसरी कराई थी लिथियम धातु के साथ, लिथियम धातु के साथ कराते हैं डाई एल्किल एल्किल लिथियम का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? सुपर गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। और तीसरी बताई थी मैं जिंक धातु के साथ, जिनसे हम कार्बधात्विक यौगिक फ्रैंकलिन रिएजेंट का निर्माण करते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट का निर्माण करते हैं। और तीसरी बताइए मैंने मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके नहीं, क्या निर्माण होता है? ग्रिन्यार अभिकर्मक का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है बच्चों? ग्रिन्यार अभिकर्मक का निर्माण किया जाता है। और ये कैसा हैलाइड है? ये एक मिश्रित हैलाइड है। कैसा हैलाइड है बच्चों? मिश्रित हैलाइड है। और ये नाभिक स्नेही की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ अभिक्रिया, फिफ्थ अभिक्रिया। और फिफ्थ अभिक्रिया कौन सी है आपकी? लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड सोडियम मिश्र धातु। लेड और सोडियम को क्या करते हैं? मिला दें, या लिख दूं PbNa किसके साथ?
PbNa लेड, Pb को लेड और Na सोडियम। लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। देखो एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम किसके साथ कराएं, इसके 4 मोल लेते हैं, किसके साथ, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराएं। किसके साथ कराएं, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं, तो उस स्थिति में टेल का निर्माण होता है। टेल ये नहीं है जो मकानों में लगाने वाली है, टेल की फुल फॉर्म है टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड क्या होता है, देखो यहां से क्या निकला, देखो बच्चों, यहां से निकला 4NaBr, 4NaBr। तो देखो सबसे पहले तो ये CH3 CH2 का होल 4 क्यों है, होल 4 क्या, इसके 4 मोल हैं, तो CH3 CH2 का होल 4। और यहां पर क्या आएगा, देखो Pb लेड, कितने Pb बचे, 3 Pb, तो 3 Pb मैंने क्या कर दिया, यहां लगा दिया, और क्या बना 4NaBr, 4Na। इसी का जो नाम है टेल, क्या नाम है बच्चों, टेल, और टेल की फुल फॉर्म है टेट्राइथाइल। देखो टेट्राइथाइल, और ये क्या है, लेड, टेट्राइथाइल लेड। और ये टेट्राइथाइल जो लेड है, इसका उपयोग अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है, अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है। दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से क्या सुनेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ की जाती है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ की जाती है, तो टेल का निर्माण होता है, अर्थात टेट्रा एथाइल लेड का निर्माण होता है। और यहाँ पर एक Pb काम आया, 3 यहाँ बाहर निकले, 3 रह गए तो 3 वहाँ लिख दिया, और 4NaBr क्या बन गया, वो बन गया। ये टेट्रा एथाइल जो लेड है अपस्फोटन रोधी के रूप में काम में लिया जाता है, नॉकिंग रिएजेंट के रूप में काम में आ जाता है। नॉकिंग रिएजेंट क्या है, देखो जो गाँव में इंजन चलते हैं ना, अब तो कम हो गई, मोटर वाली लाइट वाली मोटर चलती है, जब इंजन चलते हैं तो फटफट की आवाज़ करता है, फटफट फटफट, जैसे बुग्गा वगैरह देखा जुगाड़, तो फटफट फटफट करता है। इस फटफट को कम करने के लिए हम टेट्राइथाइल लेड का डीजल में क्या करते हैं, टेट्राइथाइल लेड को मिला देते हैं, डीजल में TeL को मिला देते हैं, तो इसकी फटफट की जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बाद में देखा गया कि जो लेड है ये तो बहुत घातक है, वो जैसे ही हवा को फटफट के रूप में बाहर फेंकता है, तो इससे क्या होता है, वो लेड वातावरण में आता है, क्या होता है, वातावरण में आता है। और जब वातावरण में आता है तो आपको पता है लेड मरकरी ये कितने टॉक्सिक एलिमेंट हैं, कितने विषैले एलिमेंट हैं, ये बहुत ही विषैले एलिमेंट हैं। और ये क्या करते हैं, यदि इसकी मात्रा जमती हमारे शरीर में जम जाए तो ये कैंसर वगैरह, ये क्या कर देते हैं, कैंसर वगैरह उत्पन्न कर देते हैं। तो इसको फिर क्या कर दिया, इस पर बैन लगा दिया गया, क्या कर दिया, इस पर बैन लगा दिया गया। दोबारा से सुनेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ की जाती है तो टेल का निर्माण होता है, और यह टेल अपस्फोटन रोधी के रूप में काम में लिया जाता है, लिया जाता था कह सकते हैं हम, कि अब नहीं लिया जाता है। और ये क्या करता है, अपस्फोटन रोधी का मतलब होता है जो इंजन की फटफट की जो आवाज़ होती है, फटफट फटफट की, उसको कम करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये क्या है, बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है लेड, और ये एनवायरनमेंट में फक की आवाज़ के साथ बाहर निकल जाता था, और इससे क्या है, वातावरण प्रदूषित हो रहा था। इसलिए अब क्या कर दिया, इस पर बैन लगा दिया गया है, और अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। पहले क्या करते थे, इसको डीजल में मिला देते थे, और डीजल में जैसे ही मिला देंगे तो उसकी फटफट की जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे, टेल से। किससे बच्चों, टेल से। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ, आपने 5 तो इसमें धातुओं के साथ रिएक्शन पढ़ ली, एक तो सोडियम धातु के साथ, एक लिथियम धातु के साथ, एक जिंक धातु के साथ, एक मैग्नीशियम धातु के साथ, और नेक्स्ट पढ़ ली लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ।
ये तो धातुओं के साथ रिएक्शन हो गई। इससे पहले पढ़ी थी आपने विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया से पढ़ी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ी, एक तो SN1 और एक SN2। और फिर आपने SN1 SN2 में अंतर पढ़ा और SN1 SN2 को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पढ़ा था। SN1 SN2 को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पढ़ा था। और उसमें SN1 रिएक्शन में क्या था, SN1 रिएक्शन मैंने बताया था रेसिमिक मिश्रण और एल्किल हैलाइड की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। और SN2 रिएक्शन मैंने बताया था वाल्टन प्रतिबंध की प्रघटना पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, वाल्टन प्रतिबंध की प्रघटना पाई जाती है। और इसमें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या बताया, मेथिल हैलाइड, उसके बाद उससे कम होता है 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम क्या होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। अब मैं नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन है, उसके बारे में बात करता हूँ। फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है वो है अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी है बच्चों, अपचयन या रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। ये फोर्थ, ये वाला फोर्थ है अपचयन अभिक्रियाएं या अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन को इंग्लिश में बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। देखो जो एल्किल हैलाइड है, क्या है बच्चों, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड का हमको अपचयन करना है, और ये अपचयन पर क्या देते हैं, अपचयन पर एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, एल्केन का निर्माण होता है। देखो कैसे, ये एल्किल हैलाइड है, मैं इसको HH को खोल के लिख दूं तो ये क्या निकला HX, और ये क्या बन गया RH। क्या बन गया RH। तो मैं इस टाइप से लिख दूं, इसके अपचयन, तो किसका निर्माण होता है, एल्केन का। किसका, एल्केन का। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, CH3 CH2 Cl प्लस HH, वही अपचयन CH3 CH2, ये देखिए क्या निकला यहाँ से HCl, CH3 CH2 और क्या जुड़ गया H, क्या बाहर निकला HCl, क्या बाहर निकला HCl। और ये क्या है एथेन, क्या है बच्चों एथेन, क्या है एथेन। अब आपको ध्यान रखना है कि हम अपचयन तो करवाने, लेकिन अपचयन किसके माध्यम से करवा रहे हैं, कौन कौन से अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं अपचयन के रूप में, कौन कौन से अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं, उन अभिकर्मकों के बारे में मैं बता रहा हूँ कौन कौन से अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं। तो जो यहाँ पर अभिकर्मक जो काम में लिए जाते हैं वो अभिकर्मक है जिंक प्लस HCl या सोडियम के साथ एथेनॉल, सोडियम के साथ एथेनॉल, या लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस के साथ HI, रेड फास्फोरस के साथ HI, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सभी क्या हैं, अपचायक हैं। क्या हैं बच्चों, अपचायक हैं। और यह क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं। अर्थात यहाँ एरो पे जिस एल्किल हैलाइड दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, इस एरो पर या तो जिंक HCl दे दे, या सोडियम एथेनॉल दे दे, या फिर रेड फास्फोरस HI दे दे, लाल फास्फोरस के साथ HI दे दे हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसे कहते हैं दारू का ठेकेदार। इसका नाम क्या है बच्चों, ध्यान रख लेना, दारू का ठेकेदार। ये दारू बेचता है, क्या करता है, दारू बेचता है। दारू का ठेकेदार क्या करता है, दारू उपलब्ध कराता है, तो ये भी दारू उपलब्ध कराता है। मतलब जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उनको किसमें, एल्कोहल में परिवर्तित करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दारू का ठेकेदार। तो देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब किसी जिंक HCl या सोडियम एथेनॉल या रेड फास्फोरस HI या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है। अर्थात मैं बोल दूं एल्किल हैलाइड के अपचयन पर एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, एल्केन का निर्माण होता है। ऐसे ही यहाँ पर एरो पर इनमें से कोई भी लिख सकता है, जिंक प्लस HCl, जिंक HCl, या लिख दे वो सोडियम एथेनॉल या सोडियम एथेनॉल, या लिख दे वो क्या लिख दे, रेड फास्फोरस के साथ HI, रेड फास्फोरस के साथ HI, या लिख दे वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
कुछ भी लिख दे इन चारों में से किसका निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण होगा। तो अपचयन में आपने पढ़ा जब एल्केल हैलाइड का अपचयन करते हैं इन रिएजेंटों के साथ, और रिएजेंट कौन कौन से हैं? जिंक HCl, कौन से? जिंक HCl, सोडियम एथेनॉल, रेड फास्फोरस के साथ HI और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एल्केन का निर्माण होता है। अब देखते हैं बच्चों क्या है कि ये आपके कंप्लीट होती है फोर्थो टाइप की जो रिएक्शन है, क्या होती है? कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। उसके बाद एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वो भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद किसका किया था हमने? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया। विलोपन अभिक्रिया के बाद हमने किसका अध्ययन किया? और विलोपन अभिक्रिया में हमने बीटा विलोपन और सेथ-जेव नियम पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, और धातुओं के साथ अभिक्रिया 5 टाइप की आपने कंप्लीट करनी। सोडियम धातु के साथ कराएंगे बुर्ज अभिक्रिया, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। और लिथियम धातु के साथ कार्ब धात्विक यौगिक एल्किल लिथियम का निर्माण होता है, और जिसे सुपर ग्रिग्नार अपकर्मक के नाम से जाना जाता है। जिंक धातु के साथ डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है, जिसे फ्रैंकलिन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार अपकर्मक का निर्माण होता है। RMGX ग्रिग्नार अपकर्मक का निर्माण होता है। और ग्रिग्नार अपकर्मक एक मिश्रित हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। फिर फिफ्थ पढ़ा था हमने लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ, और लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया की थी तो इसमें टेल का निर्माण होता है, टेट्राइथाइल लेड का निर्माण होता है, और ये अपस्फोटन रोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नेक्स्ट ये है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। टॉपिक है न्यू। क्या है? डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन व्युत्पन्न। और इन डाई हेलोजन व्युत्पन्नों को मैं आपको वर्गीकरण में कंप्लीट करा चुका हूं। डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? डाई हेलोजन व्युत्पन्न आपको पता है जब किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को, कितने को? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। किसके द्वारा? हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रजाति को डाई या प्राप्त यौगिकों को डाई हेलोजन यौगिक कहते हैं। जब किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु को या 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को डाई हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाई हैलाइड कहा जाता है। और ये जो डाई हैलाइड है, इनकी ये जो डाई हैलाइड हैं, डाई हेलोजन परमाणु हैं, इनकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर, एक दूसरे की स्थिति के आधार पर इनको 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है जेम डाई हैलाइड। कैसा है बच्चों? जेम डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड मैंने बताया था कि जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो क्या कहते हैं उसे? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर, किस पर? एक ही कार्बन परमाणु पर, देखो एक ही कार्बन परमाणु पर है और यहां पर भी एक ही कार्बन परमाणु पर, तो इसका नाम है एथिलीडीन। एडीन आएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। और मैंने IUPAC नाम में, उसमें साधारण नाम में बताया था एडीन आता है, जैसे एथिल प्लस एडीन, एंड में क्या आता है? एडीन हैलाइड, एडीन क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया इसका? एथिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम हो गया? एथिलीडीन क्लोराइड। इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिलीडीन। आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो सबसे पहले जेम डाई हैलाइड, जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु क्या होते हैं? एक ही परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर क्या हों? उपस्थित हों, तो उसे क्या कहते हैं? जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। शॉर्ट में प्रदर्शित किया जाता है इसको जेम
डाई हैलाइड से। किससे? जेम डाई हैलाइड से। नेक्स्ट में बात करता हूँ बिस डाई हैलाइड। क्या है बच्चों? बिस डाई हैलाइड। और ये बिस डाई हैलाइड क्या है? जब हैलोजन परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष बंटू स्थिति पर हों, जब हैलोजन परमाणु एक दूसरे के साथ किस पोजीशन पर हों? बंटू स्थिति पर हों, बंटू स्थिति पर हों या नज़दीकी कार्बन पर उपस्थित हों, तो इस प्रकार के डाई हैलाइड को हम क्या कहते हैं? बिक या बिसिनल, या तो बिक कहते हैं या बिस कहते हैं या बिसिनल डाई हैलाइड। और इसका नाम क्या है? एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड क्या नाम है बच्चों? एथिलीन क्लोराइड। ऐसे ही CH3 CH CH2 Cl CH, इसका नाम है प्रोपिलीन, प्रोपिलीन क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? प्रोपिलीन क्लोराइड। तो एथिलीन क्लोराइड देखो, यहाँ भी बंटू पोजीशन है, यहाँ भी बंटू पोजीशन है, दो कार्बन है एथिल और इन आता है एथिलीन क्लोराइड। क्यों? बंटू पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें जो साधारण नाम में इन आता है, और इसमें क्या है? प्रोपिलीन क्लोराइड, प्रोपिलीन क्लोराइड। अब मैं नेक्स्ट इसके बात करता हूँ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। किसकी? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तीसरा क्या है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब यह है कि जब हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर उपस्थित हों, जब हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन या टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित हों, किस पर? शुरुआत और एंड पर, या तो शुरुआत पर और एंड पर, दोनों पर उपस्थित हों, तो उनको कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बनों पर उपस्थित हों, तो उसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। उनका नाम किया जाता है पॉलीमेथिलीन या मिथाइलिन, पॉलीमेथाइलिन हैलाइड के रूप में। पॉली का मतलब होता है कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 4, तो टेट्रा। और मिथाइलिन ये जो है CH2 या मैथिलीन बोल देते हैं इसको, टेट्रा मैथिलीन, या इसको मैथिलीन ही कर लो, टेट्रा मैथिलीन। और हैलाइड क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। और इन्हीं का नाम क्या है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो मैंने डाई हैलोजन व्युत्पन्न, यदि किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त प्रजाति को या प्राप्त यौगिकों को क्या कहते हैं? डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। और डाई हैलोजन व्युत्पन्न, इनमें उपस्थित हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर डाई हैलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जेमिनल, जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु, बेसिनल, जब एक दूसरे के बंटू पोजीशन पर हों, और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जिसमें क्या है? कार्बन श्रृंखला के टर्मिनल कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु क्या हों? उपस्थित हों, तो उसे क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो बच्चों नेक्स्ट हम जो कल बात करेंगे वो ये करेंगे कि इनके बनाने की विधियाँ, डाई हैलाइडों के बनाने की विधियाँ, ब्रिचन की विधियाँ। तो आप पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे पर कांटेक्ट कर सकते हो, और कहीं पर भी समझने में कैसे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।